ओम श्री मात्रे नमः। आपका हमारे ज्योतिष चैनल में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारा विषय था कि ज्योतिष क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। हमने ये भी बात की कि ज्योतिष 12 राशियों, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। आज का हमारा विषय है कि भाचक्र क्या है या राशि चक्र क्या है, राशि के स्वामी कौन है, नक्षत्रों के स्वामी कौन है, राशि और नक्षत्रों के बीच में क्या संबंध है और नक्षत्र के कितने चरण होते हैं और जन्म पत्रिका क्या है, जन्म पत्रिका क्या रिप्रेजेंट करता है, हम जन्म पत्रिका का उपयोग कैसे करेंगे और क्यों करते हैं, राशि और लग्न में क्या अंतर है। बहुत बार लोग राशि शब्द का प्रयोग करते हैं, लग्न का प्रयोग करते हैं, तो इस दुविधा को हम इसमें दूर करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हमारे सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह यहां तक कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो परंतु आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ग्रहों की या फिर पृथ्वी की ये जो कक्षा है वो एक लेवल पे नहीं है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है। इसका मतलब ये है कि एक चौड़े बेल्ट के आकार में ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सारे ग्रह पृथ्वी को इंक्लूड करते हुए सारे ग्रह उसी चौड़े बेल्ट में अपनी कक्षा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सौर मंडल की। परंतु ज्योतिष में हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बदल जाता है। ठीक है, हम रोज देखते हैं कि सूर्य पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम पृथ्वी को स्टेशनरी यानी कि स्थिर मानकर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि बाकी ग्रह कैसे प्रतीत हो रहे हैं, कैसे चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, कैसे उनका गति प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम सूर्य को देख रहे हैं कि पूर्व से उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, उसी प्रकार सारे ग्रह, सभी ग्रह, जब हम पृथ्वी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जब हम पृथ्वी से हम जब देखते हैं तो सारे ग्रह पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं और ज्योतिष में हम इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो वृत्त बनता है, जो सूर्य उदय हुआ पूरब से पश्चिम में अस्त हुआ, फिर वो पूरब से उदय हुआ पश्चिम में अस्त हुआ, ये जो एक वृत्त बन रहा है, ये वृत्त भी चौड़े बेल्ट के आकार का है। ये भी 8 से 10 डिग्री चौड़ा है और सारे ग्रह भी इसी बेल्ट में, ठीक है, सारे ग्रह भी इसी बेल्ट में पूर्व से उदय हो रहे हैं और पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। और क्योंकि ये वृत्त है, ठीक है, तो इसका जो कुल कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। और अगर हम इसको 12 भाग से 12 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक जो भाग होगा वो 30 डिग्री का होगा। हम यहाँ पर इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि इसको कैसे 12 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो भी एक बड़ा विषय है। आप बस इतना ध्यान रखो कि भाचक्र या जिसको हम राशि चक्र कहते हैं वो वही सर्कुलर बेल्ट है। ठीक है, और जिसको कि हम 12 भागों में बांटते हैं और जो एक भाग है जो कि 30 डिग्री का बनेगा, उसी एक भाग को हम राशि कहते हैं। ठीक है, तो 12 भागों में जो हमने बांट दिया तो 12 राशियां बन गई हैं, 12 भाग, एक भाग को हम एक राशि कहते हैं, तो 12 राशियां हैं और हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक राशि 30 डिग्री की होगी और क्योंकि ये वृत्त है तो 360 डिग्री का कुल कोण होगा और 12 बराबर भागों में उन्हें बांट दिया, तो 12 से अगर आप 360 को भाग देंगे तो 30 डिग्री निकल के आएगा और वो जो 30 डिग्री है वो एक भाग का
एक भाग होगा वो, तो एक राशि 30 डिग्री की होगी, ठीक है। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकते हैं। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बात किया कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। तो ये 27 नक्षत्र भी इसी ज़ोडिएक बेल्ट में, यानी कि इसी भाचक्र में, इसी वृत्ताकार बेल्ट में फिट होते हैं। तो अगर हम इसको और डिटेल में जाएं और विस्तृत रूप में जाएं और इसको हम 27 भागों में बांट दें, टोटल ये सर्कुलर वृत्ताकार बेल्ट को, तो जो एक भाग निकल के आएगा 360 डिग्री का, तो टोटल कोण हो गया, है ना, कुल कोण 360 डिग्री का हो गया, क्योंकि सर्कल है, वृत्त है। अब हम बोल रहे हैं कि इसको 27 भागों में बांट दिया गया, तो 27 भागों में जब हम बांटेंगे तो एक कोण यानी कि एक भाग जो निकल के आएगा वो 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। और ये जो 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग है, इसी को हम एक नक्षत्र कहते हैं। लेकिन एक नक्षत्र का वापस से हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर फिर से आप 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से भाग करेंगे, तो एक चरण की जो लंबाई निकल के आएगी वो आएगी 3 डिग्री 20 मिनट। ये थोड़ा सा गणितीय ज्योतिष हो गया, लेकिन आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम भाचक्र को या जो राशि चक्र है उसको 27 नक्षत्रों में कैसे बांटा गया, 27 भागों में कैसे बांटा गया है, कि एक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। और एक नक्षत्र की जो चौड़ाई होती है वो 30 डिग्री 20 मिनट की होती है, और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक चरण की जो लंबाई होगी वो होगी 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब अगर आप देखें कि राशि और नक्षत्र आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इनका क्या संबंध है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक राशि जो है वो तो 30 डिग्री की ही होगी, लेकिन नक्षत्र एक जो है, 4 चरण मिलके जो एक नक्षत्र बन रहा है, उसका जो डिग्री है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है, ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब ये जो 13 डिग्री 20 मिनट्स है, अगर आप स्टार्ट करेंगे अश्विनी से, तो जो नक्षत्र है 27 वो क्या है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। लेकिन अब इन्हीं से मिलके हर एक राशि बनती है। अब ध्यान से देखिए आप, अश्विनी के 4 चरण यानी कि टोटल 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी के 4 चरण यानी कि टोटल 13 डिग्री 20 मिनट, और कृतिका के, है ना, और कृतिका के एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। ये तीनों मिलके बनाते हैं टोटल 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका कि मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि 4 चरण अश्विनी, 4 चरण भरणी और 1 चरण कृतिका से मिलके बना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बचा हुआ कृतिका का जो बाकी का 3 चरण है, ठीक है, वो और रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण, ये टोटल फिर से बैठेगा 30 डिग्री, और ये मिलके बना रहे हैं वृष राशि, ठीक है। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते जाएंगे और आप नक्षत्र और राशि के संबंधों को आप देखेंगे, ठीक है। ये राशि और नक्षत्र का संबंध तो ठीक है, परंतु इसका उपयोग क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो पंडित जी बोल देते हैं कि अरे ये तो गंडमूल में पड़ गया है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो गंडमूल में पड़ गया है या नहीं पड़ा है? तो जिस भी बालक का जन्म केतु के नक्षत्र में होगा, वो भी एक पर्टिकुलर डिग्री में होगा, तो वो गंडमूल में माना जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि वो केतु के नक्षत्र में हुआ है? तो जब हम नक्षत्रों के स्वामी को देखेंगे कि कौन है, किस राशि को किस नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया है, और अगर जन्म के समय वही नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वह उसका जन्म नक्षत्र होगा। और अगर वो केतु का नक्षत्र है, मतलब वो गंडमूल में पड़ गया,
अब हम ये भी देखेंगे कि उस नक्षत्र का कौन सा चरण उदय हो रहा है। हर एक चरण को अक्षर दिए गए हैं और पंडित जी लोग वही अक्षर बताते हैं नामाक्षर के रूप में कि इसका तो ये नामाक्षर निकला है, आप इस नामाक्षर से इसका नाम रख दीजिए। ठीक है। और यही नहीं, ये जो है इसी से हमको ये भी पता चलेगा, है ना, कि कौन सी दशा मिलेगी उसको। ठीक है। तो हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे चल के। ठीक है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इसका बहुत महत्व है कुंडली बनाने में, और जो हमारा बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसको क्या दशा मिलेगी, क्या लग्न होगा, क्या उसका चंद्र कुंडली है, ये सब चीजें उसी से हमको मतलब कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ये सब की जो जानकारी है हमको तो यहाँ से मिलती है। ठीक है। अब हमने 12 राशियां 27 नक्षत्र देख लिया। अब हम देखेंगे कि 12 राशियों का स्वामित्व किसको दिया गया, किन ग्रहों को दिया गया, क्योंकि हमने ये तो बात की कि पूरे ज्योतिष का आधार जो है वो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। तो जो ग्रह हैं उनको दिया गया है लॉर्डशिप, यानी कि स्वामित्व, यानी कि आधिपत्य। ठीक है। तो 12 राशियां जो है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इनको अगर आप देखेंगे तो मेष और वृश्चिक मंगल के अधीन है, मंगल इनके स्वामी है। वृषभ और तुला शुक्र इनके स्वामी है। मिथुन और कन्या बुध इनके स्वामी है। कर्क को चंद्रमा को एक राशि का लॉर्डशिप यानी कि स्वामित्व दिया गया है, वो है कर्क। और ठीक इसी तरीके से सूर्य को एक राशि का यानी कि सिंह का। गुरु को धनु और मीन का स्वामित्व दिया गया है और शनि को मकर और कुंभ का स्वामित्व दिया गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम नक्षत्र के स्वामित्व को देखें तो ये तो हमने बात कर लिया राशि के स्वामित्व को। इसी प्रकार हम अगर नक्षत्र के स्वामित्व को देखें तो नक्षत्रों को अगर 9-9 के ग्रुप में 9-9 के ग्रुप में अगर आप लिख लें, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये 9 हो गए। देन अगला 9 माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। देन अगला 9 मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। अब ये जो 9-9 के भाग में लिख लिया, तो जो पहला जो आया लाइन में अश्विनी, माघा और मूल, ये 3 नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं केतु। ठीक है। अब अगर कोई बालक अश्विनी, मघा, मूल के एक पर्टिकुलर डिग्री में अगर उसका जन्म हुआ है तो वो गंडमूल में मान लिया जाता है। ठीक है। वो गंडमूल में पैदा हुआ माना जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इसके जो स्वामी हैं शुक्र हैं। ठीक है। और हम ये देखेंगे जन्म के समय पे, जैसे आगे हम इस पे भी विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम दशा सिस्टम को, जब हम दशाओं के बारे में पढ़ेंगे कि एक बालक का जब जन्म हुआ या किसी भी जातक का जन्म हुआ तो उसको क्या जन्म के टाइम पे, जन्म के समय क्या दशा मिली, वो इसी से निर्धारित होता है। हम देखेंगे कि पूर्वी क्षितिज से, ठीक है, ईस्टर्न हॉराइजन से, पूर्वी क्षितिज से कौन सा आ, वो राशि उदय हो रहा है, वो तो बन जाएगा लग्न, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है उस दिन, उस समय जब जन्म हुआ, तो जन्म के समय पे चंद्रमा मान लीजिए कि पूर्वाषाढ़ा या पूर्व फाल्गुनी में है। ठीक है। 10 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है, किस पे है, वो अगेन इससे हम निर्धारित करेंगे कि कितने डिग्री पे है, मतलब कि कौन से चरण में है वो। ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि उसका जो स्वामित्व है,
ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि पूर्व फाल्गुनी में चंद्रमा है, तो शुक्र उसका स्वामी है, तो जन्म के समय उसको शुक्र की दशा मिलेगी। कितनी दशा मिलेगी वो अभी मैंने बताया कि डिग्री हम देखेंगे, उस डिग्री से पता चलेगा कि कितनी दशा बीत चुकी है, कितनी उसको भोगनी बाकी है। तो ये सब जो गणना हम करेंगे वो इसके आधार पर करते हैं। ठीक है। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, सब हमने जान लिया, लेकिन हमको एक ऐसा टूल और एक ऐसा विधि चाहिए जिससे कि ये सारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया, अभी जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने गणना की, उसको हम एक किसी एक स्पेसिफिक एक बड़े किसी एक फॉर्मेट में, एक टूल में हम उसको डाल सकें, कोडेड फॉर्म में, जिसको कि हम आगे चल के हम जिसका विश्लेषण करने में हमको वो मदद करे। तो इसके लिए जो टूल बनाया गया है उसी को हम जन्म पत्रिका या कुंडली कहते हैं, और ये टूल कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है ये सारी इंफॉर्मेशन को। मतलब कि जन्म के समय क्या राशि उदय हो रही थी, कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा था, कौन कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए थे, कितने डिग्री पे बैठे हुए थे, ये सारा जानकारी हम कैप्चर करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, एक टूल में, और उसी को हम जन्म पत्रिका कहते हैं। ठीक है। अब पूरे इंडिया में ना दो प्रकार के कह सकते हो कि जन्म पत्रिका या कुंडली प्रचलित है। एक है उत्तर भारत का फॉर्मेट है, और एक दक्षिण भारत का फॉर्मेट है। ठीक है। तो हम उस पे बात करेंगे। उससे पहले कि जैसा कि मैंने बताया कि 12 राशियां हैं, तो 12 आप देखेंगे इसमें 12 खाने हैं, 12 घर हैं। ठीक है। 12 भाव इसको बोलते हैं। और हर एक जो राशि है ना, 12 राशियों में से हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री का है। तो इसलिए आप हर एक घर को भी 30 डिग्री का मान सकते हैं। ठीक है। हर हर घर को 30 डिग्री का मानेंगे। ठीक है। तो अगर हमने किसी एक घर में लिख दिया कि सूर्य 10 डिग्री, मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 डिग्री का है, 10 डिग्री ऑलरेडी वो इस राशि में ट्रेवल कर चुका है या गोचर कर चुका है। ठीक है। तो हम समझेंगे कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय जो फॉर्मेट है, जो कुंडली का जो रूप है, उसमें क्या अंतर है। ठीक है। तो जो हमारे बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुंडली बनी हुई है, जो फॉर्मेट है, वो उत्तर भारतीय है। इसमें रोमन नंबर कुछ लिखे हुए हैं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये इसलिए लिखा गया है ये बताने के लिए कि ये जो 1 2 3 4 5 ये हाउस नंबर है, ये फिक्स्ड रहेंगे इसमें। ये भाव जो है उत्तर भारतीय फॉर्मेट में ये हमेशा फिक्स रहेंगे। जहां एक लिखा है वही एक नंबर, वही पहला घर है। जहां 2 लिखा वही दूसरा घर है, जो तीसरा है वही तीसरा घर है, जहां 4 लिखा वही चौथा घर है। इस तरीके से 12 घर है, और ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है। इसमें राशियां बदलती रहेंगी जन्म के अनुसार। अगर किसी बालक का जन्म हुआ है, किसी जातक का जन्म हुआ, और अगर मान लीजिए कि जन्म समय पे अगर हम पूर्वी क्षितिज में देखें, और अगर मान लीजिए कि सिंह राशि उदय हो रही है, तो जहां एक नंबर लिखा है वहां पे 5 लिखा जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने देखा और मीन राशि उदय हो रही है, तो 12 नंबर लिखा जाएगा, लेकिन वो घर वही रहेगा, वो एक नंबर जहां लिखा वही पहला घर रहेगा। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि मीन राशि उदय हो रही है, तो 12 लिख दिया। अब 12 के बाद फिर 13 तो आएगा नहीं, क्योंकि 12 ही राशियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम आगे भर देंगे, और ये हम वामावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज हम चलेंगे और भरते जाएंगे। अब अगर किसी का जन्म हुआ मान लीजिए कि तुला राशि में, तो 7 नंबर पहले में आ जाएगा, 2 नंबर जहां लिखा है ना, वहां पे 8 आ जाएगा, जहां 3 लिखा है वहां 9 आ जाएगा। इस तरीके से तो राशियां बदल जा रही हैं, लेकिन भाव निश्चित है। ठीक है। लेकिन जो दक्षिण भारतीय फॉर्मेट है उसमें भाव बदल जाएगा, राशियां निश्चित हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ मैंने 1 2 3 4 इंग्लिश नंबर लिखे हैं। यहाँ पे पहला मेष है, दूसरा वृषभ है, तीसरा आपका मिथुन है। ठीक है। तो इस तरीके से 12 राशियां लिख दी हैं। अब अगर मान लीजिए किसी का जन्म सिंह लग्न में होता है, तो जहां 5 है
वहां से हम काउंटिंग करेंगे। हम जो 5 है हम उसको बोलेंगे कि ये लग्न है और यहाँ से हम आगे की चीजें भरेंगे। ठीक है, और इसमें जो गिनती होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, सीधे सीधे। अभी हम इसका उदाहरण देखते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर एक किसी बच्चे का जन्म हुआ और आप उसी जन्म स्थान पर खड़े होकर पूर्व दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे उदय होता हुआ दिख रहा है ना। अब कैप्रिकॉर्न में हमें पता है कि राशि चक्र से, है ना, कि ये अब ये 30 डिग्री का होगा कैप्रिकॉर्न पूरा। अब 30 डिग्री में से कितना डिग्री उदय हो चुका है वही बनेगा उसका लग्न। तो जो एक नंबर घर होगा, ठीक है ना, पहला घर होगा, उसमें हम 10 लिखेंगे क्योंकि कैप्रिकॉर्न का नंबर 10 होता है। और अगर मान लीजिए कि 20 डिग्री उदय हो चुका है तो हम उसमें 20 डिग्री लिख देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि इस बालक का जन्म जो है 20 डिग्री कैप्रिकॉर्न में हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि बाकी के ग्रह कहाँ हैं। मान लीजिए चंद्रमा है एरीज में, है नहीं, यानी कि मेष राशि में, तो चंद्रमा, फिर उसके हिसाब से चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो मान लीजिए लग्न में 10 हो गया, तो दूसरे घर में फिर हमारा 11 हो गया, तीसरे घर में 12 हो गया, चौथे घर में 1 हो गया, तो चौथे घर में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम गणना करेंगे और लिखेंगे। ये ये मोर और लेस जब आप कुंडली खींचते हैं उस समय की बात है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। मैं कुंडली खींचने की प्रक्रिया नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप में एक जटिल विषय है और बहुत समय लगेगा, बट फिर भी आपको ये जानना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि दोनों फॉर्मेट में साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में क्या अंतर है। तो जैसे कि अगर एक जातक का जन्म होता है सिंह लग्न में, तो सिंह लग्न में जन्म होने का मतलब पूर्वी क्षितिज में सिंह लग्न उदय हो रहा था। कितने डिग्री पे उदय हो रहा है वो बात की बात है। मान लीजिए सिंह लग्न उदय हो रहा है तो पहले घर में 5 नंबर लिखा जाएगा क्योंकि सिंह राशि जो है वो 5वें नंबर की राशि है। अब मैंने बोला कि काउंटर क्लॉकवाइज घूमेंगे और नंबर भर देंगे, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 हमने भर दिया। ठीक है, इसी तरीके से साउथ इंडियन फॉर्मेट में मैंने बोला कि जो राशियां हैं वो फिक्स हैं, वो स्थिर हैं। अब इसमें घर बदल जाएंगे, तो अगर सिंह लग्न में जन्म हुआ तो 5वें नंबर पे ये 2 लाइनें खींच दी, मतलब ये लग्न बन गया। अब यहाँ से आगे 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से हम 5वें को पहला घर मान लेंगे, तो घर बदलते जाएंगे इसमें। ठीक है, और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में घर नहीं बदलेंगे, राशियां बदलेंगी। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। एक और उदाहरण अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि वृषभ राशि का उदय हो रहा है जन्म के समय, तो पहले घर में वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर हमने लिख दिया और काउंटर क्लॉकवाइज घूमे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 हमने भर दिया। ठीक, इसी तरीके से साउथ इंडियन स्टाइल में हमने बोला कि इसमें राशियां तो फिक्स रहेंगी लेकिन 2 नंबर जो है वो लग्न है, तो हमने 2 नंबर के आगे लाइनें खींच दी, यानी ये लग्न बन गया और वहां से हम 1 2 3 4 जो भी ये काउंटिंग कर लेंगे तो घर हमको मिल जाएगा, यानी 2 जहां लिखा है वो पहला घर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाउसेस चेंज हो रहे हैं और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हाउसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, राशियां बदल रही हैं केवल। अब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि राशि और लग्न में क्या अंतर है। अब देखिए, जब भी हम राशि बोलते हैं, ठीक है, तो राशि के दो मीनिंग होते हैं। एक तो जो एक बहुत ही साधारण सा अर्थ है राशि मतलब कि ज़ोडिएक साइन, जैसे कि 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क, है ना, सिंह इत्यादि, तो उसको हम राशि कहते हैं। और लग्न मैंने बता दिया कि जो पूर्वी क्षितिज से जन्म के समय जो राशि उदय हो रही है वो हो जाएगी लग्न। पहले घर में जो राशि लिखी रहेगी वो लग्न हो गई आपकी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चंद्रमा जहां पे स्थित है कुंडली में, उस राशि को भी लोग राशि बोल देते हैं, उस चंद्र लग्न को भी। इसलिए अगर चंद्रमा जहां पे बैठा है उस घर को अगर देखें तो वो चंद्र लग्न हुआ। ठीक है, लेकिन उसको चंद्र राशि या कई बार राशि भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना जानना है कि जिस घर में
जो असेंडेंट यानी कि जो लग्न है वो पूर्वी क्षितिज से उदय होने वाला राशि है जन्म के समय, और जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा बैठा है वो चंद्र राशि है, और जिस राशि में सूर्य बैठा है वो सूर्य राशि है। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में कम से कम लग्न और चंद्र राशि का बहुत महत्व है, बहुत ही ज्यादा। और हमको इन दोनों से ही विश्लेषण करना चाहिए जब भी कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो। ठीक है, अब जैसे हम देखें कि ये कुंडली है जिसमें कि लग्न जो है वो 12 नंबर है और वहीं चंद्रमा है। तो इस उदाहरण में लग्न है वो मीन है और चंद्र लग्न भी मीन है। ठीक है, जो दूसरा उदाहरण है उसमें अगर आप देखेंगे तो तुला तो लग्न में है, लेकिन चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में। तो यहाँ पे लग्न तो तुला हो जाएगा, लेकिन चंद्र लग्न जो है वो कर्क हो जाएगा। या कई बार लोग बोल देते हैं तुम्हारा राशि क्या है, तो राशि भी कर्क हो जाएगा। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक ऐसे पूछे कि तुम्हारी राशि क्या है या आपकी राशि क्या है, तो फिर हम जहां पे चंद्रमा बैठा है उस राशि को हम राशि बोलते हैं। ठीक है, तो इस भाग में बस इतना ही, और अगले भाग में हम विस्तार में चर्चा करेंगे राशियों के प्रकार और राशियों के कारकत्व के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।